गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स की मैराथन वीडियो। देखो, मैराथन वीडियो का मतलब है कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक वीडियो के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज मैं बेसिकली आपको क्या करवाऊंगा कि जो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं क्लास 12th के लिए, वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर क्या करूंगा, कवर करूंगा। तो जिन्होंने पहले एक बार भी मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको मोस्ट प्रोबेबली सारे कंसेप्ट एक बार क्या हो जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। और जिन्होंने पहले अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनके लिए वो क्या हो जाएंगे, सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो और आपको अच्छे से आपका रिवीजन करने के लिए भी और लास्ट टाइम पेपर को देखने के लिए भी, और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो वो भी देखिए, जिससे उसको मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश भी यही की है कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो तो देखो, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास कौन सा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर जीडीपी और किस किस तरीके से जीडीपी को मेजर करते हैं वो देखेंगे। फिर नेशनल इनकम क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मनी एंड बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर। फिर इक्विलिब्रियम, जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच। फिर डेफिसिट और एक्सेस डिमांड वो क्यों होती है, उससे क्या प्रॉब्लम्स बनती है, विद ग्राफ समझेंगे और कैसे उसके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। फिर हमारे पास 3 सेपरेट टॉपिक्स, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर से हमारे पास कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा था कि वो क्या होती थी, वो एक छोटे लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है ना। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करती थी कि उस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है, जिससे उसके प्राइजेस को क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की, पूरे देश की इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जिसमें एक नहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। ठीक है ना। तो उस बेसिक कंसेप्ट की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमने देखना है, उसको देखेंगे इस वीडियो में। चलो तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है गुड्स। देखो, आपको नॉर्मली पता है गुड्स क्या होते हैं। कोई भी चीज जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड। तो जो आपने कपड़े डाल रखे हैं, जो आपने शूज डाल रखे हैं, जीन्स, ट्रैक्टर, मशीनरी, वो सारी चीजें क्या है, गुड्स है। दैट इज कॉल्ड गुड्स। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। देखो, जिन चीजों को हम यूज तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। और जो चीजें हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो हर चीज जो हमारे आसपास है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, या जो हमारे सामने हमें दिख रही है, दैट इज कंप्लीटली अ डेफिनेशन ऑफ गुड। ठीक है ना। तो शूज हो गया, जीन्स होगी, ट्रैक्टर हो गया, सभी चीजें क्या है, ये गुड्स का पार्ट है। ठीक है। अब गुड्स कितने टाइप के होते हैं, देखो, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट। अब फाइनल गुड का मतलब क्या है, देखो, फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जो यूज करने के लिए क्या है, तैयार है। मतलब जो बाउंड्री लाइन मतलब वो लाइन जहां उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है, अब उनको हम यूज करने के लिए क्या है, तैयार है। मतलब अब आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर एज वेल एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लो एक कार है, जब वो फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है ना, जब उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड कौन सा होता है, जो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर हो या वैल्यूज के अंदर स्टिल ऐड करनी हो। देखो, इसके और इसके अंदर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। मान लो एक कार जो है वो शोरूम, एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर है, तो दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। ठीक है ना। लेकिन जब वो कार शोरूम के अंदर आ गई तो हमें लगता है कि वो रेडी टू यूज है। देखो, वो रेडी टू यूज नहीं है। जब एक कार शोरूम के अंदर खड़ी है, तो शोरूम वाले के लिए, जो शोरूम वाला उस कार को बेच रहा है, या जब एक शर्ट फाइनल दुकान के अंदर आ गई है, तो जब वो दुकानदार उसको बेच रहा है, तब स्टिल वो कौन सा गुड है, वो इंटरमीडिएट गुड है। क्योंकि अभी उस दुकानदार ने, अभी उस शोरूम वाले ने उसमें वैल्यू एडिशन करनी है, अपना प्राइस ऐड करना है। तो जब तक एक गुड में प्राइस एडिशन होनी बाकी है, तब तक वो गुड कौन सा होता है, इंटरमीडिएट गुड होता है। और जब वो बाउंड्री लाइन को ये यूज करने के लिए तैयार है, जैसे मान लो उसको हमने खरीद लिया, तब वो कौन सा गुड बन गया, हमारे लिए वो बन गया फाइनल गुड। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है ना। देखो, फाइनल कंज्यूमर गुड कौन सा होगा, अगर हम एक कार हम यूज अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि हमने उसको कंज्यूम करना है, आगे उससे इनकम नहीं जनरेट करनी। लेकिन कौन सा गुड प्रोड्यूसर गुड होगा, अगर मान लो उसी कार को एक टैक्सी ड्राइवर परचेज करता है, तो वो
कार जो होगी वो टैक्सी ड्राइवर के लिए कौन सा गुड होगी? फाइनल प्रोड्यूसर गुड, बिकॉज उसने उसको यूज तो करना है लेकिन उसने उसको पर्सनल यूज नहीं करना, उससे वैल्यू जनरेशन करनी है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो फाइनल गुड कौन से होते हैं? जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब जिनमें वैल्यू एडिशन जितनी होनी थी वो हो चुकी, अब हम उसको कंज्यूम करेंगे, चाहे उसको पर्सनल कंज्यूम करें चाहे उससे कोई वैल्यू जनरेशन करें। लेकिन इंटरमीडिएट गुड कौन सा है? जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, या चाहे वो गुड बिल्कुल तैयार हो चुका है, एक कार बिल्कुल, एक शर्ट, एक पैंट, एक जींस बिल्कुल तैयार हो चुकी है लेकिन अभी भी उसमें एक वैल्यू एडिशन करना बाकी है, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। और क्या सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है? यस, सेम गुड जो है वो फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो डिपेंड क्या करता है उसका एंड यूज। मतलब जैसे हम बात करें कि अगर मान लो कि एक घड़ी मैन्युफैक्चर वाला है, ठीक है ना, तो अब एक घड़ी है, घड़ी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, उसका शीशा लगता है ऊपर वाला, ठीक है ना, सुइयां लगती है अंदर की, तो जिसने वो सुई बनाई उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर एक मान लो एक घड़ी मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए तो वो सुई क्या होगी? फाइनल प्रोड्यूसर गुड होगी, क्योंकि उसने तो उसको क्या किया? कंज्यूम किया। तो सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंड क्या करता है उसका यूज। जैसे व्हीट है, किसान ने व्हीट को बेचा, दैट इज अ फाइनल, लेकिन अगर उसको चक्की वाले ने खरीदा उसके लिए क्या होगा? वो इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है ना। तो सेम गुड फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके एंड यूज के ऊपर कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है, क्या उससे वैल्यू जनरेशन की जा रही है। तो अगर तो उससे वैल्यू जनरेशन की जा रही है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, लेकिन अगर उसको फाइनली कंज्यूम कर लिया गया दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड, ठीक है ना। तो अगर एक व्हीट, अगर हम व्हीट किसान से खरीदकर खुद खाते हैं दैट इज अ फाइनल, लेकिन उस व्हीट को चक्की वाला खरीदता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। अब चक्की वाला मतलब जो व्हीट फ्लोर वाला होगा जिससे, ठीक है ना। चलो अब आगे हम बात करें गुड्स और दो टाइप के अंदर क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड, हमें पता है कंज्यूमर गुड जो हम अपने लिए खरीदते हैं, जिसको दोबारा हमने दोबारा बेचना नहीं होता, ठीक है ना, पर्सनली यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो ये इनकी चार टाइप्स हैं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जो 2 3 4 साल 5 साल 10 साल जिनकी लाइफ शेल्फ होता है। जैसे हम बात करें कार, ठीक है ना, तो सेमी ड्यूरेबल कौन सा हो गया? कपड़े जो साल 2 साल 3 साल तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल भी बोल देते हैं इनको, लाइक मिल्क, ब्रेड, बटर, जिनको 1 2 दिन में आप क्या करते हो? कंज्यूम कर लेते हो। और देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सर्विसेज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो आप पर्सनली क्या करते हो? यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। और प्रोड्यूसर गुड कौन से होते हैं? वो गुड्स जो कौन यूज करता है? देखो, पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं किए जाते, उनसे कोई वैल्यू जनरेशन की जाती है, वैल्यू क्रिएशन की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड। तो ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल गुड, एक होते हैं नॉन कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? फिक्स एसेट्स, बड़ी बड़ी एसेट्स लाइक मशीन्स, ठीक है ना। देखो, कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स हो गया जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर खरीदते हैं, लाइक एन एसेट्स, जिनसे वो आगे वैल्यू जनरेशन करेंगे। और एक होते हैं नॉन कैपिटल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है ना। ये सारे कौन से गुड्स हो गए? बड़ी बड़ी मशीन नहीं होती, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जिनसे प्रोडक्ट तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड भी आगे दो टाइप के हैं। कैपिटल, देखो प्रोड्यूसर है, मान लो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स जिससे वो चीजों को मैन्युफैक्चर करे, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, ठीक है, जिनका लाइफ शेल्फ बड़ा होगा। एक होता है नॉन कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, लेबर, अपना पेट्रोल, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होंगी? नॉन कैपिटल गुड्स होंगी। चलो, अब एक हमारे पास स्टेटमेंट है कि ऑल कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स मतलब क्या? सारी बड़ी बड़ी मशीन्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यस, इट इज ट्रू कि सारे कैपिटल गुड्स क्या होंगी? प्रोड्यूसर गुड्स होंगी। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदते हैं वो कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर ही खरीदेगा। यस, इट इज अ ट्रू कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है ना, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, स्टेटमेंट ने क्या बोला कि जो सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, फिक्स एसेट्स होती है, मशीन, प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, वो प्रोड्यूसर गुड होती है। यस, कंज्यूमर तो खरीदेगा नहीं उनके लिए, मशीन का कंज्यूमर ने क्या करना है? वो प्रोड्यूसर गुड है, ट्रू है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड होते हैं? नहीं। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड है? कैपिटल प्लस नॉन कैपिटल। प्रोड्यूसर सिर्फ मशीनों से काम नहीं चला सकता, उसको रॉ मटेरियल की भी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये भी बात सही है, सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों? कुछ मशीन्स हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं, ठीक है ना, तो सारी मशीन्स भी कैपिटल गुड्स नहीं होती, लेकिन जो चीजें कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर यूज करेगा। जैसे एक वॉशिंग मशीन है, अगर उसको कंज्यूमर ने खरीदा तो दैट इज नॉट अ कैपिटल गुड, उसने उससे वैल्यू जनरेशन करनी नहीं है, लेकिन वही सेम चीज प्रोड्यूसर ने खरीदी, दैट इज द कैपिटल गुड, ठीक है ना। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट सबको पता है कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, जिससे देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब देश की पूंजी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो हमारे देश के अंदर स्टॉक बढ़ाता है,
किसका स्टॉक बढ़ाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे नई चीजें और क्या होंगी? जनरेट कर सकेंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये आगे दो टाइप की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जब प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी ऐसी चीजों के अंदर जिनके अंदर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो दो बार बार करने की जरूरत नहीं होती, लाइक इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग्स। ठीक है ना, दैट इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? स्टॉक्स के अंदर, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो दोनों इन्वेस्टमेंट को करता है, फिक्स्ड भी करता है लाइक कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, और इन्वेंटरी भी नॉन कैपिटल गुड्स। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक और कंसेप्ट है हमारे पास, क्या कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा, इस कंसेप्ट को समझना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक प्रोड्यूसर ने करी। तो मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसको एक बहुत मतलब उसका बहुत बड़ा एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वो क्या करेगा? वो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट करता है। एक तो नेट इन्वेस्टमेंट, नई कोई मशीनरी परचेज करेगा, मान लो 20 लाख रुपए की उसने एक नई मशीनरी परचेज करी। और प्लस क्या होता है? डेप्रिसिएशन, मतलब कुछ पैसा उसने किसके ऊपर लगाया? पुरानी मशीनरी को ठीक करने के लिए ऊपर लगाया। किसके ऊपर लगाया? पुरानी मशीनरी को ठीक करने के ऊपर लगाया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट। देखो जो पुरानी मशीनरी है उसके ऊपर भी तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल तरीके से चलती रहे। ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर को जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कितना पैसा नए के ऊपर इन्वेस्ट किया और कितना पैसा पुराने के ऊपर, पुराने को ठीक कराने पे लगाया। तो मान लो 5 लाख रुपए उसने पुरानी को ठीक कराने पे लगाया, तो 25 लाख इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट मतलब क्या हो गया? नई मशीन के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है ना। तो देखो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश की कितनी कैपिटल फॉर्मेट हुई, मतलब देश के अंदर कितनी कैपिटल जनरेट हुई, वो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा? ग्रॉस या नेट? देखो वो बताएगा हमें नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एडिशन करता है कि देश की कैपिटल बढ़ेगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों नहीं करता? ग्रॉस क्यों नहीं करता? क्योंकि ग्रॉस के अंदर नेट भी होता है और डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन मतलब पुरानी मशीनरी को ही ठीक करवाया, जितने उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी थी उसी को ठीक कराने पे पैसा लगा। ठीक है ना। तो वो तो ऑलरेडी एक बार ऐड हो चुका होगा, जब पहले वो नहीं होगी तो दोबारा ऐड करने की क्या जरूरत है? तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो नई मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए वही क्या होगी? कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी एसेट, जो आप मशीनरी या बिल्डिंग या यूज करते हैं ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं, जब हम उसको चलाते हैं तो लगातार उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती रहती है। क्यों होती रहती है? उसके टायर घिसते हैं, इंजन पुराना होता रहता है। ठीक है ना। तो ये सारा कारण क्या? रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स। अब डेप्रिसिएशन के कारण क्या? देखो नॉर्मल वियर एंड टियर चलाने से होती है, एक्सीडेंट कोई हो जाए, ठीक है ना, तब हो जाती है हमारी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इस चीज को ध्यान में रखें। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब जिसके बारे में हमें पता है कि 5 साल बाद, जैसे नॉर्मली पता होता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जो गाड़ी है उसकी या जो मॉडल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आजकल हमें पता है ना कि डीजल वाली गाड़ियां होती है, 15 साल के बाद वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। या एक कपड़ा लिया है हमने, कुछ भी लिया है, ठीक है ना, हमें पता है 5 साल बाद उसका ट्रेंड चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसके बारे में आपको पता है कि ये चीज होगी ही होगी। ठीक है। तो दो टाइप के ऑब्सोलेंस थे, एक्सपेक्टेड जो हमें पता होता है कि जैसे टाइम के टाइम चीजों का जो ट्रेंड है वो कम होता रहता है, या इस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, या इस फ्रिज की या इसकी जो है मार्केट में वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, धीरे धीरे। ठीक, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमें एक्सपेक्टेड था। और एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है कि अचानक से, ठीक है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से कोई चीज खराब होगी, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि मशीन हमारी खराब भी हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है ना। तो अब उसके बाद एक और कंसेप्ट है हमारे पास कि कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट एंड कैपिटल लॉस। देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप मशीन को यूज करते हो, तो जब हम मशीन की कंजम्पशन करते हैं ना, फिक्स एसेट को, मशीनरी को या प्लांट एंड बिल्डिंग को आप यूज करते हो, प्रोड्यूसर यूज करेगा ना, तो उसकी कंजप्शन होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रीसिएशन। कि जब हम किसी एसेट को यूज करेंगे ना, उस एसेट की यूसेज से उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन एक होता है कैपिटल लॉस। देखो कैपिटल लॉस यूसेज की वजह से नहीं होता। जब हम गलती से किसी कार को, मान लो आपने किसी कार को ट्रक के अंदर मारा, या उस कार के ऊपर कोई पेड़ गिर गया, या कोई मतलब भूकंप आ गया, या बारिश पड़ गई, या कुछ भी जिसकी वजह से कार को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो वो क्योंकि उसकी वैल्यू एसेट की कम हुई है, लेकिन उसको यूज करने से कम नहीं हुई, वो अचानक से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से कम हो। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से ही क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। लेकिन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, जो हमें पता होता है, उसकी वजह से हमारी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है ना। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और फ्लो मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज को एक पीरियड में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, पीरियड के अंदर, की मंथ, डे, ईयर, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल देखें हम, स्टॉक की एग्जांपल देखें कि अगर मैं बोलूं कि आज एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उस पैसे को मेजर कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट। जब आप किसी भी चीज को मेजर करते हो लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हो कि आज उस चीज की इस पॉइंट के ऊपर 31 मार्च 10 बजे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है ना। और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, जब आप किसी चीज को मेजर करते हो लेकिन एक पीरियड में मेजर करते हो कि एक दिन के अंदर आपने कितना खर्चा कर दिया, या एक महीने की आपकी सैलरी कितनी है। देखो जैसे एग्जांपल देखें हम कि सैलरी, जब आप सैलरी किसी को देते हो तो उसको कैसे मेजर करते हो, हम पीरियड में मेजर करते हैं ना, कि एक महीने की सैलरी, एक दिन की सैलरी, 2 दिन की सैलरी, 10 दिन की सैलरी। तो इस चीज को, सैलरी को मेजर करने कैसे करते हैं, हम पीरियड के अंदर करते हैं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक पीरियड है कि इतने दिन की आपको सैलरी दी गई। तो दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी चीज को मेजर करते हो कि भाई कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आज देश की पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट। आपके पास वेल्थ कितनी है, हम ये तो नहीं बोलते कि 1 महीने की वेल्थ या 2 महीने की वेल्थ या 3 महीने की वेल्थ मेरी इतनी है, नहीं, या 3 महीने की पॉपुलेशन इतनी है, 4, नहीं। हम बोलते हैं आज 2011 के हिसाब से या 2021 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। ठीक है ना। या डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, कि दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक आज कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का। अगले 10 साल बाद पता नहीं कितना होता है, शायद उसका कम हो जाए। ठीक है ना। और मनी सप्लाई इन द कंट्री, की आज एक इस पॉइंट के ऊपर 31 मार्च को देश में कितना पैसा सर्कुलेट हो चुका है। ये नहीं बोलते कि एक महीने में इतना पैसा सर्कुलेट हुआ, नहीं, हम बोलते हैं कितना पैसा देश के अंदर सर्कुलेट है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई इन द कंट्री। ठीक है। और ऐसी फ्लो की बात करें कि पीरियड में, देखो वेजिस है, एक दिन के अंदर हम एक लेबर को पैसा देते हैं, तो वो एक दिन का, वो पीरियड की है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पैसा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर देते हैं उनको, रात को, शाम को, या लेकिन उसको मेजर कैसे करते हैं कि आपका एक दिन का लेबर चार्जेस, इनकम, महीने की इनकम होती है, दिन की इनकम होती है। ठीक है ना। इसको भी अगर आप मेजर करना है आपको कि भाई आपकी इनकम कितनी है, मतलब वो बोलेगा किस हिसाब से बोल रहे हो आप, एक दिन की बोल रहे हो, एक महीने की बोल रहे हो, तो दैट इज द इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम कैसे मेजर करते हैं कि कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है, 1 महीने का दे, 2 महीने का दे, 3 महीने का दे। ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, कितनी व्हीट प्रोड्यूस करी आपने एक साल के अंदर, कितना राइस कंज्यूम किया। स्पीड ऑफ कार बिटवीन सिटीज, देखो आपकी कार है, अब आप बोलो कि यहां से लेकर, बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक का रास्ता 1200 किलोमीटर का है, तो ये फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि आज की डेट में 1200 किलोमीटर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। लेकिन स्पीड जो है वो फ्लो कंसेप्ट है कि इस घंटे आपकी स्पीड इतनी हुई, अगले घंटे आपकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है ना। दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। तो जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम पे मेजर कर सकते हो कि आज इस पॉइंट के ऊपर इस चीज की वैल्यू इतनी है, लेकिन उसको आप मंथ पीरियड में मेजर नहीं कर सकते, दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन जब आप किसी चीज को मेजर करते हो पीरियड में, दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं। देखो 4 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर बेसिकली 4 टाइप के सेक्टर्स के अंदर लोग कवर्ड है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कौन हो गया, हम लोग। तो 130 करोड़ लोग जो इंडिया के अंदर हैं, वो सारे किसके अंदर बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों ना हो, ये सारे लोग क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ही आते हैं। चाहे वो हम बोले कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, ठीक है ना, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, या कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति हो, ठीक है ना, सारे किसके अंदर आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आएंगे। बिकॉज, और हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन है, हम है कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर बनती है ना, वो 130 करोड़ लोगों के लिए ही बनती। ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी है, वो सिर्फ और सिर्फ बनाते ही हैं, कुछ खाते नहीं है, खाते भी हैं, वो भी कंज्यूमर है, तो वो भी हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ही क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है ना। और हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर तो होता है, और दूसरा
कौन होता है? प्रोड्यूसर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? किसी भी चीज को बनाने के लिए ना हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको कितनी चीजों की जरूरत होती है? 4 चीजों की जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी। लैंड, जमीन की, लेबर, मजदूरों की, ठीक है ना। अच्छा, लेबर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें मजदूर ही होंगे, इसमें कोई भी सैलरीड पर्सन भी आएंगे इसके अंदर, सभी लोग, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी हो, ठीक है ना। सारे किसके अंदर आएंगे? लेबर के अंदर। बस उनको क्या है कि जो हम नॉर्मल लेबर सोचते हैं कि उनको वेजेस मिलती हैं, और अगर हम सिटिंग जॉब कर रहे हैं, कोई परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उसको सैलरी मिलती है। तो लेबर के अंदर सभी लोग क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि लेबर के अंदर सिर्फ मजदूर ही कवर होंगे। कैपिटल मतलब पैसा, पैसे की जरूरत होती है। किसी भी चीज को बनाना है आपको, आप तो एक तो जमीन चाहिए जहां पर उस चीज को बनाओगे, कुछ लोग चाहिए, लेबर चाहिए और पैसा लगेगा, ठीक है ना। और एक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, जो इन सभी चीजों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और जिससे एक वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, ये किसके पास है? ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। 130 करोड़ देश जो हमारे देशवासी हैं, उन्हीं लोगों के पास है। उसके पास क्या है? किसानों के पास क्या है? लैंड है। और 50% से 60% हमारे देश के अंदर क्या है? लेबर्स है। कोई लोग क्या करते हैं? शारीरिक तौर पे लेबर करते हैं, जिनको हम वेजेस देते हैं डे बाय डे, ठीक है ना। कोई दिमाग की लेबर करता है, जिसको हम सैलरी देते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है ना। तो लेबर होती है। और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, और पैसा भी हम ही लोगों पे आ जाता है। जो पैसा हम कमाकर बैंकों में जमा करते हैं, वो ये बिजनेसमैन यूज करते हैं, ठीक है ना। और चौथा एंटरप्रेन्योर, वो भी तो हमारे में से निकले। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन सा कहीं उड़कर आए हैं? वो भी तो हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकले। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, उसके पास ये चारों चीजें हैं। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्रेन्योर भी है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो कंज्यूमर होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। जो गुड्स एंड सर्विसेज देश में बन रहे हैं, उनको कौन कंज्यूम करेगा? 130 करोड़ लोग। और वो प्रोड्यूसर भी किसका है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर समझ में आया। उसके बाद कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर निकलता हाउस होल्ड में से ही है, एंटरप्रेन्योर ही होता है। लेकिन ये क्या करता है? ये होता है यूजर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है ना, इन सबको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इन सभी सर्विसेज को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कौन यूज करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करेगा, ठीक है ना। और ये उससे क्या तैयार करेगा? उससे बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ लैंड ली, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन है, उसने क्या ली? लैंड ली। और लैंड वाले को क्या दिया? रेंट दे दिया, ठीक है ना। अब उस लैंड पे कुछ लेबर्स लगाए, कुछ इंप्लॉइज रखे परमानेंट, ठीक है ना। कुछ को वेजेस दी, कुछ को सैलरीज दी, और पैसा भी बैंक से लोन पे ले लिया, ठीक है ना। और खुद, अच्छा, लेबर वाले को वेजेस और सैलरी दी, कैपिटल वाले को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। और खुद क्या था? वो एंटरप्रेन्योर। और खुद क्या रखा उसने? प्रॉफिट। तो इन चारों चीजों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है ना, तो गुड तैयार होता है। और वो गुड किसके लिए बनाया गया? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाया गया। तो हाउस होल्ड सेक्टर उनको कंज्यूम करेगा, उसके पास पैसा आएगा, वो दोबारा खर्चेगा। इसी से बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हमने सिंपल ये देखना है हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट कौन होती है? बहुत कंज्यूमर भी होती है, प्रोड्यूसर भी होती है। गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करती है, लाइक डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा करती है, ठीक है ना। रोड, पुल, डैम बनाने के लिए सरकार यूज करती है। और प्रोड्यूसर भी होती है, रोड्स बनाती है, पुल बनाती है, डैम बनाती है। गवर्नमेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का काम करती है। और उसके बाद फोर्थ सेक्टर क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे देश में क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है ना। तो 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन हमें इस सिलेबस के अंदर हमारे बेसिकली मेनली हमसे क्वेश्चन भी किनसे पूछा जाता है? 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो, कि जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में किस टाइप का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर सेक्टोरल फ्लो। तो फ्लो बिटवीन ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बीच में किस तरीके का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर सेक्टोरल फ्लो। चलो इसको ना थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। तो देखो, ये है हमारे पास कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। और ये है हमारे पास कौन सा सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास देखो, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग। तो हम लोग क्या है? ऑनर हैं किसके?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज बनानी है ना, वो सारी चीजें आपको किस सेक्टर से मिलेंगी? हाउस होल्ड सेक्टर से, यानी कि लैंड भी हमसे मिलेगी, लेबर भी हम ही लोगों के पास है, ठीक है ना, हम ही में से 130 करोड़ लोग में से ही लेबर निकलेगी, पैसा भी हमारा ही होगा जो हम बैंकों में जमा करवाएंगे, और एंटरप्रेन्योर भी कहां से निकलेगा? हमारे में से ही निकलेगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है, और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वो किसको देता है? वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर जब इन चीजों को कंज्यूम करेगा तो वो इसकी क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो चीजें उसने कंज्यूम करी है ना, उसकी पेमेंट करेगा। और जैसे ही प्रोड्यूसर सेक्टर के हाथ में पैसा आया, वो जो ये फैक्टर सर्विसेज उसने यूज करी थी ना, इनकी क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। पेमेंट ऑफ किसको? फैक्टर सर्विसेज। किसकी पेमेंट कर देगा? फैक्टर सर्विसेज की। मतलब लैंड वाले को क्या दे देगा? रेंट। लेबर वाले को क्या दे देगा? वेजिस या सैलरी। कैपिटल वाले को क्या दे देगा? इंटरेस्ट। और खुद क्या रखेगा? खुद रखेगा अपने पास प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटर सेक्टर फ्लो, कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, और दोनों के बीच में फ्लो क्या होता रहता है? पैसा घूमता रहता है। तो दैट इज द इंटर सेक्टोरल फ्लो बिटवीन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। देखो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? जब हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही ट्रांसफर हो, मतलब कोई पैसे की बातचीत ना हो, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। मतलब जब हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या दे? हाउस होल्ड सेक्टर इनको दे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इनको हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? जब दोनों सेक्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर हो, पैसे के बारे में कोई चीज बात ना हो। तो इसको एक तरीके से बार्टर सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और मनी फ्लो मतलब क्या होता है? कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, सिर्फ पैसे का ही क्या होता है? लेन देन होता है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो देखो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किसने की? हाउस होल्ड सेक्टर ने। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। और जैसे ही प्रोड्यूसर सेक्टर के हाथ में पैसा आया, वो पेमेंट कर देगा किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर देगा, कि लैंड वाले को रेंट, लेबर वाले को वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, और खुद क्या रख लेगा? प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास एक तरीके से इंटरसेक्टोरल फ्लो। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने बहुत सुना है कि भाई पैसा जो है वो घूमता रहता है। आज हम देखेंगे पैसा कैसे घूमता है। तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की जो इनकम है ना, जो पैसा है ना, वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ही क्या होता रहता है? घूमता रहता है। तो 3 फेजेस के अंदर हम इस सर्कुलर फ्लो को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बाय यूजिंग एक्टिविटी। किस तरीके से पैसा घूमता है? सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। देखो नॉर्मल हम समझ के देखें, सबसे पहले क्या हुआ? प्रोडक्शन हुई। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब प्रोडक्शन किसने करी? प्रोड्यूसर ने करी। किनको यूज करके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। अब जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसने क्या किया? उसने उन सर्विसेज को लोगों को, हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दिया, है ना। तो इनकम जनरेशन, क्योंकि पैसा हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया, तो उसने क्या किया? उस पैसे को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनकम को, और जैसे ही फैक्टर्स के हाथ में पैसा आया, उन्होंने उस पैसे को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो खर्च किया, दोबारा डिमांड जनरेट हुई। तो दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके 3 फेज हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड क्या है? एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। चलो तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखो सर किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस हैं इसको। फेज 1, देखो पहले फेज के अंदर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन फेज है पहले, मतलब जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर है ना, दोनों मिलकर क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करता तो प्रोड्यूसर ही है, लेकिन प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर प्रोडक्शन की जाती है। पहला फेज कौन सा है? प्रोडक्शन फेज, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की जाती है। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई, तो फेज 2 में पहुंच गई। मतलब अब इस फेज 2 में क्या होगा? इनकम जनरेट होगा। क्या होगा? इनकम
जनरेशन। अब इनकम जनरेशन कैसे होगी? जैसे ही वो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई ना, उनको कहाँ बेचा गया? उनको हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दिया गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर को जब बेचा तो हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको कंज्यूम किया और बदले में क्या दिया? प्रोड्यूसर को पेमेंट करी। जैसे ही प्रोड्यूसर के हाथ में क्या आई? पेमेंट आई। प्रोड्यूसर ने उस पैसे को कौन सा खुद रखा? उसने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या कर दिया? उस पैसे को बांट दिया। जैसे लैंड वाले को क्या दे दिया? रेंट दे दिया, ठीक है ना। लेबर वाले को क्या दे दिया? वेजेस दे दी। कैपिटल वाले को क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया जो उसका बनता था। और खुद एंटरप्रेन्योर को क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। तो देखो इनकम जनरेशन का फेज आ गया, फेज 2। तो इन चारों लोगों के हाथ में क्या आ गया? पैसा आ गया, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? इस पैसे को दोबारा से क्या करेंगे? फेज 3 में जाकर खर्चेंगे। तो डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर का फेज कौन सा फेज है? फेज 3, जहां पर पैसे को क्या किया जाएगा? खर्चा जाएगा, ठीक है ना। थर्ड फेज कौन सा है? डिस्पोजिशन ऑफ और एक्सपेंडिचर फेज। तो जैसे उन्होंने पैसा खर्चा, दोबारा से डिमांड क्रिएट हुई, दोबारा से पहले फेज में पहुंच गए, गुड्स एंड सर्विसेज फिर प्रोड्यूस करेंगे। तो दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना, कि पैसा घूमता रहेगा। लेकिन इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या? कि एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी है, सरकार का इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। और पहली एजम्पशन क्या है? कि टू सेक्टर इकोनॉमी। और दूसरा क्या है इसके अंदर? कोई लीकेज और इंजेक्शन नहीं है। देखो इसमें ना एक वर्ड है, लीकेज और इंजेक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो लीकेज का मतलब क्या होता है कि मान लो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसके बाद कौन सा फेज आया? इनकम जनरेशन आया। मतलब जब जो हाउस ऑफ प्रोड्यूसर सेक्टर था उसने इन सभी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पैसा बांट दिया। अब ये लोग क्या करें? ये लोग पैसे को मतलब खर्चे ना, सारा का सारा पैसा एक्सपेंडिचर में ना जाए, ये कुछ ना कुछ पैसा क्या कर ले? सेव कर ले। सेव कर ले मतलब या बाहर से इंपोर्ट कर ले चीजें। तो क्या वो पैसा हमारी इकोनॉमी में लगा या वो बाहर चला गया? अगर एक पैसा सेव कर लिया गया, मतलब रेंट वाले को, लैंड वाले को 10,000 दिया गया, उसने 10,000 की बजाय सिर्फ 5,000 ही खर्चा आ गए। 5,000 उसने क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो देखो सर्कुलर फ्लो हमारे इकोनॉमी का छोटा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमारी इकोनॉमी से पैसा चला गया, बाहर चला गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पैसा क्या कर लिया? सेव कर लिया, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लीकेज। जब हमारे सर्कुलर फ्लो में लीकेज होगी, तो लीकेज का मतलब क्या हो गया? जब पैसा पूरा खर्च ना होकर कहीं बाहर, सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाए। बाहर कैसे निकलेगा? या तो आप पैसा सेव करोगे, या वो क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो खर्चेंगे तो सही, लेकिन क्या वो पैसा हमारे देश के फ्लो में जाएगा या बाहर की कंट्री में चला जाएगा? इंपोर्ट किया मतलब वो पैसा बाहर खर्च होगा ना, तो उनका फ्लो बढ़ेगा, लेकिन हमारा क्या होगा? कम होगा। और ऐसे हम बात किसकी करते हैं? इंजेक्शंस की, ठीक है ना। देखो इंजेक्शंस का मतलब क्या है? इंजेक्शंस का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी में पैसा डाला जाएगा। अब इकोनॉमी में पैसा कैसे डाला जाएगा? या तो बाहर से क्या आएगा? एक्सपोर्ट। देखो अगर एक्सपोर्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली बात है कि और एक्सपेंडिचर किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी से, बाहर से पैसा आ रहा है, तो और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, सर्कुलर फ्लो और बढ़ेगा। या सरकार कोई नई क्या कर दे? इन्वेस्टमेंट कर दे। तो अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर से पैसा आएगा, तो हमारे देश का सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा, लोगों को और जॉब्स मिलेंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को और काम मिलेगा। और अगर सेविंग और इंपोर्ट्स होगा तो वो क्या होगा? लीकेज होगा, हमारे सर्कुलर फ्लो को कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो वो तो था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। और अब हम चैप्टर 2 के अंदर देखेंगे जीडीपी एंड इट्स मेथड्स टू मेजर। देखो जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी वर्ड्स ना, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि टोटल हमारे देश के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर क्या हुई? प्रोड्यूस हुई हमारे देश के अंदर। और दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? इंडिया जो है उसकी पूरी बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ ना, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या जीडीपी। और हमें अगर मेजर करना है जीडीपी को, तो हमारे पास दो तरीके हैं जीडीपी को मेजर करने के। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी, ठीक है ना। तो देखो आपने भी नॉर्मली न्यूज के अंदर सुना होगा कि जीडीपी इतनी बढ़ गई या इतनी कम होगी, 6% हो गई, 8% होगी, तो वो बताते हैं कि जीडीपी कितनी इस साल बढ़ गई, 5%, 6%। तो जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, उतना ज्यादा फैक्टर्स को पैसा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, तो उतना इनकम ज्यादा देश की जनरेट होगी। तो जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतनी देश की इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है ना, तो आपके पास दो तरीके, नॉमिनल जीडीपी एज वेल एज रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? कि जब आप जीडीपी को, कितनी आपने प्रोडक्शन करी है, उसको करंट प्राइस पे मेजर करते हो।
और रियल जीडीपी मतलब क्या है कि जब आप जीडीपी को मेजर कर रहे हो किसके ऊपर, एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। मतलब तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो वीट प्रोड्यूस करी थी, तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि 2010 की बात कर रहा हूं कि उस समय 100 केजी वीट प्रोड्यूस की गई, ठीक है ना, और उसका प्राइस कितना था उस समय, उसका प्राइस था उस टाइम पे 10 रुपए। तो मतलब प्रोडक्शन हुई, देखो प्रोडक्शन बहुत सारे गुड्स की होगी, मैं एग्जांपल सिर्फ वीट की ले रहा हूं। तो वीट 100 केजी था और 10 रुपए उसका प्राइस था, तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज, तो कितने, मतलब लेट्स से 1000 करोड़ की हमारी क्या होगी, जीडीपी हो, ठीक है ना। तो कितनी जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, कितनी वैल्यू थी उसकी, 1000 करोड़ 2010 के अंदर। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलता कि 2020, ये चलो ये 2022 चल रहा है, तो 2022 के अंदर हमने कितनी वीट प्रोड्यूस करी, 100 केजी, लेकिन उसका प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए। देखो प्राइस तो महंगा होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन चीजें तो महंगी होंगी। तो प्रोड्यूस कितना किया, 100 केजी, लेकिन उसका प्राइस कितना हो गया, 20। तो अब जीडीपी को मेजर किया तो ये कितनी आई, 2000 करोड़। तो अब क्या जीडीपी बढ़ गई, नहीं। देखो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो 100 केजी ही रही, लेकिन इसमें इंपैक्ट किसका आ गया, इंपैक्ट आ गया प्राइस का। तो इसलिए जब आप अपनी जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर के प्राइस से मेजर करते हो, किससे, बेस ईयर के प्राइस, मतलब आप बोलो कि 2022 के अंदर कितनी वीट पैदा करी थी, 100 केजी, और इसको मेजर किस पे करेंगे, इसको मेजर करेंगे बेस ईयर के प्राइस की, जो 2010 का प्राइस था, कितना था, 10, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रियल जीडीपी, कि रियल जीडीपी कितनी है, 1000 करोड़ ही है। कुछ भी 2010 से 2022 के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन जब आप जीडीपी को किस पे मेजर कर रहे हो, करंट प्राइस के ऊपर, कि आज उसका प्राइस कितना है, कि 2022 के अंदर आपने कितना 100 केजी गुड्स प्रोड्यूस किए और उसका आज प्राइस कितना था, 20 रुपए प्राइस था, तो आप बोलोगे 2000 करोड़ की जीडीपी हो गई। तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की और उसका प्राइस भी आज का ही ले रहे हो, तो प्राइस जो है वो हमें कौन सा लेना है, बेस ईयर वाला। तो दैट इज कॉल्ड रियल। और जब हम नॉर्मल आज इसी साल के प्राइस से मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। तो जीडीपी मेजर एट करंट प्राइस और जीडीपी मेजर एट कांस्टेंट या बेस ईयर पर, ठीक है। तो देखो दोनों में से कौन सी बढ़िया होगी, जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे वही अच्छी बात है ना। देखो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि 2022 के अंदर हमने 80 केजी वीट पैदा करी और उसका प्राइस कितना था, 20, ठीक है ना। प्राइस कितना था, 20। तो कितने करोड़ की जीडीपी बनी, 1600 करोड़ की जीडीपी क्या हुई, क्रिएट हुई। लेकिन जीडीपी की जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, 1600 करोड़। लेकिन एक्चुअल में आप सोच के देखो, क्या प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, कम हुई है, प्रोडक्शन तो कम हुई है ना। लेकिन फायदा किसका मिल गया, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस का। तो इसीलिए रियल जीडीपी के हिसाब से आप जीडीपी को क्या करो, मेजर करो। मतलब जब भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, एक बेस ईयर प्राइस से मेजर को, तब पता चलेगा एक्चुअल में कि जीडीपी बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी आपको क्या बताएगी, इन्फ्लेटेड प्राइस के हिसाब से, आज के प्राइस के हिसाब से आपका प्रोडक्शन क्या है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कम हुई है। तो विच इज बेटर, रियल जीडीपी एक जो है एक अच्छा मेजर है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। तो अब कई बार ना इसके अंदर भी क्वेश्चन आता है आपको कि नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है कि आज का प्राइस कितना है, और रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से कितनी जीडीपी, ठीक है ना। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक है ना। ये इसका क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा एक चीज होती है हमारे पास, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसी चीज है जो बेसिकली हमें ये बताएगी कि भाई 2010 के मुकाबले 2022 के अंदर प्राइस कितना है, 2010 के मुकाबले 2022 के अंदर कितने प्रतिशत या कितनी परसेंटेज प्राइस की क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें प्राइसेस के अंदर वेरिएशंस बताता है कि भाई 2010 के मुकाबले 2022 के अंदर 160% प्राइसेस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 2010 के अंदर अगर प्राइस 100% था ना, तो अब उसका उस चीज का वैल्यू 160% हो चुकी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। तो दैट इज शो जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है ना। तो मैंने एक एग्जांपल दी है कि नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 200, और रियल जीडीपी कितनी है, 100। तो फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। तो मतलब तो आज की डेट में जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 200, और रियल जीडीपी पिछले
2010 के अंदर कितनी थी? 100। ठीक है ना? तो क्या आया आपके पास निकल कर? 100 से 100 कट गया कि 200%, कि 2010 के मुकाबले 2020 के अंदर प्राइसेस जो है वो 200% क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें ये बताएगा। ठीक है ना? जैसे इसके अंदर देख लें कि 2022 के अंदर गुड का प्राइस 1600 था और उससे पहले कितना था? 1000 था इंटू 100। तो कितने परसेंट बढ़ चुका है? 160% बढ़ चुका है। ठीक है ना? और अगर आपको बाई चांस नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, एक मिनट, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो रियल जीडीपी जो थी कितनी थी? वो थी 2000। और प्राइस इंडेक्स, देखो प्राइस इंडेक्स मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज के अंदर कितनी महंगाई हो रही है, दैट इज द प्राइस इंडेक्स। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर ओवरऑल बताता है कि ओवरऑल चीजों में कितनी महंगाई हो चुकी है। तो मान लो 120% हुई थी, तो हमें बताना है नॉमिनल जीडीपी कितनी हो, कि मतलब जब आप पुराने हिसाब से मेजर कर रहे थे तो जीडीपी 2000 थी और प्राइसेस के अंदर 120% की वेरिएशन आ चुकी, तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आज उस चीज का प्राइस कितना होगा? तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है कि 2000, प्राइस इंडेक्स 120 अपॉन 100। ठीक है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपके पास? 6/5। ठीक है, तो ये आ गया 12,000 इंटू 5, ये आ गया 2400। तो आज की डेट में नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी 2000 की, मतलब अगर हमारे रियल जीडीपी के हिसाब से निकाले तो 2000 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वो सेम गुड की वैल्यू जितनी प्रोडक्शन करी है कितनी थी? 2400 करोड़। ठीक है ना? तो बेसिकली ये चीज हमें बताएगी क्या प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर की भाई चीजें कितनी महंगी हो चुकी है 2010 के मुकाबले 2020 के अंदर। वो सेम चीज जो हम 2000 करोड़ की खरीदते थे वो आज 2400 करोड़ की हो चुकी है। चलो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। देखो लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि जीडीपी बढ़ने से क्या हमेशा फायदा ही होगा या कभी नुकसान भी होता है? देखो नुकसान की बात नहीं है, मतलब जीडीपी के बढ़ने से क्या हमेशा सोशल वेलफेयर होगा? क्या ये बात सही है? इट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। देखो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि अगर किसी देश में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, फैक्टर्स को पैसा मिलेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो सोशल वेलफेयर होगा। लेकिन क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो हमें बताती है कि जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन उससे सोशल वेलफेयर नहीं हो। तो इसी को बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो नॉर्मली सोच के देखें कि जीडीपी बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उससे गरीब का क्या फायदा? एक पुअर पर्सन या एक मिडिल क्लास पर्सन का क्या फायदा? रिच बिकम रिच और पुअर बिकम पुअर। प्रोडक्शन हुई गुड्स की क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट, पुअर अपना रिच क्या करते हैं? प्रॉफिट का शेयर बहुत ज्यादा होता है, और पुअर पर्सन को तो वही वेजिस, वही छोटा मोटा इंटरेस्ट बैंक की एफडीज के ऊपर वही नॉर्मल मिलता है। ठीक है ना? तो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उससे सोशल वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। देश की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, उसी के साथ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक तरीके से जीडीपी की क्या है? लिमिटेशन है। कि अगर प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती ना तब फायदा था। जीडीपी के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी और लोगों के बीच में पैसा भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा ना। जो एंटरप्रेन्योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है वो प्रॉफिट का हिस्सा बहुत ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों में तो उतना ही नॉर्मल फायदा हो रहा है। तो उस लोगों को क्या फायदा जीडीपी के बढ़ने से? कोई फायदा नहीं। सेकंड क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। देखो इसका मतलब क्या है कि बार्टर सिस्टम। अभी भी क्या हो रहा है कि गांव के अंदर या कई जगह पर बार्टर सिस्टम चलता है। मतलब जीडीपी बढ़ रही है, गुड्स के बदले में गुड्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन क्या सरकार वो वेलफेयर के अंदर काउंट ही नहीं हो पा रहा? मान लो एक गांव के अंदर लोगों ने क्या किया, वीट पैदा करी, उसने बदले में उसको राइस दे दिया। अब प्रोडक्शन तो हुई, ठीक है ना, लेकिन क्या वो सरकार, देखो उनका वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उनको उनके हिसाब से तो प्रोडक्शन भी हुई और उनकी इनकम भी जनरेट हुई, लेकिन क्या वो सरकार को लग पा रहा है कि वो वेलफेयर हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि सरकार तो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रही। तो ये भी एक तरीके से क्या है? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। इसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल में वेलफेयर हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है ना? थर्ड है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन मतलब जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसके अंदर भी किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देखो डिफेंस गुड्स बहुत सारे, हम बात करें कि बहुत सारे टैंक्स बन रहे हैं या राइफल्स बन रही हैं, बंदूकें बन रही हैं, ठीक है ना, आर्म्स एम्यूनेशन बन रहा है बहुत सारा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं देश के अंदर, लेकिन क्या उससे सोशल वेलफेयर होगा? नहीं होगा। तो जीडीपी के बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन क्या आम पब्लिक का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ।
ठीक है ना। फोर्थ क्या है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटी मतलब देखो हर चीज के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हो, अब फैक्ट्री लगाई, उससे क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा आसपास के एरिया में, तो क्या सोशल वेलफेयर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें कि अगर एक आपने पार्क खोल दिया तो उससे सोशल वेलफेयर हो रहा है, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीजें क्या एक तरीके से लिमिटेशन का काम करती है, किसका, जीडीपी का। और एक होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से जीडीपी नहीं बढ़ रही। तो जीडीपी तो क्या लोगों का वेलफेयर हो पाएगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक नया कंसेप्ट आया, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है ना, उसकी भी कॉस्ट क्या करो, गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड करो। देखो जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत लगातार होती है, लेकिन उससे इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करने की क्या होती है, कम होती जा रही है, पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी। मतलब इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर रहे हो ना, उसकी भी कॉस्ट अब क्या करो, जीडीपी के अंदर इंक्लूड करो। यानी कि ग्रीन जीडीपी पैदा करो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उन रिसोर्सेज का यूज करो जो रिसोर्स आप फ्यूचर में दोबारा से जनरेट कर सको, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है, चैप्टर 3, नेशनल इनकम एंड मेथड्स टू कैलकुलेट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, इसी के अंदर हमने देखना है कि नेशनल इनकम क्या होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम को समझने से पहले कुछ छोटी इनकम को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम क्या होती है, अभी हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करिए, कि जो इनकम्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती, जो वो अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यानी कि लैंड वाले को क्या देते हैं, रेंट, लेबर को क्या देते हैं, वेजिस या सैलरी, ठीक है ना। कैपिटल वाले को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, कैपिटल वाले को क्या रहता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर खुद क्या रखता है, प्रॉफिट। तो ये सारी कौन सी चीजें हैं, ये है फैक्टर इनकम। यानी कि फैक्टर काम करते हैं, बदले में वो इस इनकम को अर्न करते हैं, दैट इज द फैक्टर इनकम, ठीक है ना। और एक होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री फंड की इनकम, जिसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा लेकिन उनको फ्री में पैसा दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एनआरआई है, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो अपने पेरेंट्स को इंडिया में पैसा भेजता है, तो क्या वो फैक्टर इनकम है, क्या उन्होंने उस पेरेंट्स ने उनके बदले में काम किया, नहीं, ये उनकी फ्री इनकम है। या ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, देखो मैं रिटायरमेंट पेंशन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या कोई डोनेशन देती है ना, तो उसके बदले में क्या उन्होंने काम किया था, क्या लेबर थे वो, नहीं थे ना। तो वो ट्रांसफर इनकम होती है, जिसके मतलब में सिर्फ काम नहीं किया जाता लेकिन पैसा दिया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं एक बैगर है, भिखारी है, वो क्या करता है, वो पैसा मांगते हैं, तो वो कौन सी इनकम है, वो भी ट्रांसफर इनकम के अंदर ही आएगी, क्योंकि उसने बदले में कोई काम तो नहीं किया लेकिन वो हमसे पैसा मांग रहा है। तो जब हम उसको पैसा देते हैं, वो उसकी फैक्टर इनकम नहीं है, उसने मेहनत नहीं करी उसके बदले में, सिर्फ फ्री फंड की इनकम है, ट्रांसफर इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है भाई, देखो दो कंसेप्ट है इसके अंदर, नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम। देश की इनकम कौन सी होगी, फ्री फंड की इनकम नहीं होगी। अगर आप बोलो कि बाहर से कोई डोनेशन इंडिया को मिल रही है, तो दैट इज नॉट अ कंट्रीज इनकम, वो कंट्री की इनकम नहीं है, क्योंकि उसके बदले में कोई काम नहीं किया गया। इनकम हमेशा क्या होती है, जिसके बदले में आप काम करोगे। लेकिन जब आप किसी से पैसा मांगते हो ना, वो इनकम नहीं होगी, वो ट्रांसफर इनकम होगी। मतलब फ्री फंड में आप मांग रहे हो, बदले में आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया, वो इनकम, वो फैक्टर इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट एक साल के अंदर कमाते हैं, वो इनकम। देश की नेशनल इनकम क्या होगी भाई, हमारे देश की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो अलग बात है, पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि वो सारी फैक्टर इनकम जो हमारे देश के एक आम नागरिक नॉर्मल रेजिडेंट कमाता है ना एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब वर्ड आया इसमें फैक्टर इनकम, वो आपको पता चल गया। अब बात आती है नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। देखो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है, कि कौन हम बोलेंगे कि आमतौर पे हमारे देश का नागरिक किसको मानते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है कि जो पिछले एक साल से हमारे देश में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसका पैसे कमाने का इंटरेस्ट भी हमारे देश के अंदर ही हो, तो दैट इज द कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो जो पिछले एक साल से हमारे देश में भी रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसा भी हमारे देश से ही कमा रहा हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के अंदर ही हो, उसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो एक अमेरिकन पर्सन है, ठीक है ना, एक अमेरिकन पर्सन है, वो पिछले 2 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है। कितने, पिछले 2 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है, और
दूसरा, वो इंडिया में रहकर क्या कर रहा है, वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है? यस, वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। क्यों? पिछले 1 साल से हमारे देश में भी रह रहा है और वो कमा भी हमारे देश के अंदर ही रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसी एग्जांपल दूं कि एक अमेरिकन व्यक्ति है, वो पिछले 2 साल से हमारे देश के अंदर रह रहा है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन पर्पज के लिए रह रहे हैं, ठीक है, ये अपना इलाज करवा रहे हैं, तो क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर है? नहीं है। तो क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? नहीं, वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के अंदर है। हमारे देश के अंदर वो सिर्फ क्या है, रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है हमारे देश, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? जो पिछले 1 साल से हमारे देश में रह रहे हैं और वो कमा भी हमारे देश से ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा, चाहे ये कोई कंपनी हो, जो मान लो अगर एक कंपनी है, कोई अमेरिका की कंपनी है, वो पिछले 2 साल से 5 साल से इंडिया में काम कर रही है और कमा भी इंडिया के अंदर रही है, ठीक है ना, तो दैट इज द नॉर्मल रेजिडेंट। देखो, एक होता है सिटीजन, सिटीजनशिप आम पर्सन को मिलती है, रेजिडेंटशिप कंपनी हो, पर्सन हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ना एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे बॉर्डर वर्कर। अब जो डेली क्रॉस करते हैं अर्न करने के लिए, मान लो और बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, तो बिहार से बहुत सारे लोग ना नेपाल के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और वापस बिहार के अंदर आ जाते हैं, तो अब वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नेपाल के अंदर है, लेकिन वो डेली अप डाउन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट है। या हमारे ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, कि वो होते हैं इंडिया के, लेकिन उनको सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो पिछले 5 साल से अगर कोई इंडिया का डिप्लोमेट, डिप्लोमेट मतलब वो लोग होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, वो 5 साल से बाहर रह रहे हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हमारे देश में ही है ना, पैसे तो हम इंडिया से ही ले रहे हो, तो वो भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पिछले 1 साल से हमारे देश में रह रहा है और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के अंदर ही है, वो कोई भी इनकम कमाता है ना, वो हमारे देश की कौन सी इनकम होगी, नेशनल इनकम। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेस्टिक इनकम। देखो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसी इनकम जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अर्न की जा रही है। कहां अर्न की जा रही है? हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अर्न की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। मतलब इंडिया के अंदर मान लो, चलो मेरे से नक्शा थोड़ा सा गोल बना है, ठीक है ना, मान लो ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री है, इसके अंदर कोई भी इनकम जनरेट की जा रही है, तो ये देश की कौन सी इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम। चाहे ये कोई भी कर रहा है, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो एक डॉक्टर था, अमेरिका से आया, पिछले 3 दिन से वो हमारे देश में आके एक डॉक्टरशिप की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने आकर यहाँ पर इनकम क्या करी, जनरेट करी, हमारे देश में आया, इनकम जनरेट करी और बाहर चला गया, 3 दिन बाद ही चला गया, तो क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हुई है। डजंट मैटर चाहे वो हमारे देश का रेजिडेंट है चाहे नहीं है, नहीं, अगर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बॉर्डर, हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर कोई भी इनकम जनरेट होगी, तो वो देश की डोमेस्टिक इनकम होगी, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है, जो देश की बाउंड्री के अंदर होगी। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अर्न करते हैं, तो वो तो देश की क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है ना। किसी इंडियन को सैलरी मिल रही है, वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन कोई बाहर से भी व्यक्ति आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए आके यहाँ पर सर्विस देकर चला गया, तो हमारे देश का नॉर्मल एजेंट तो है नहीं, तो लेकिन हमारे देश की बाउंड्री के अंदर तो उन्होंने काम किया और पैसा भी जनरेट किया, तो हमारे देश की कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, चाहे वो देश के अंदर से कमाई हो, चाहे देश के कहीं बाहर से कमाई हो, मतलब इंडिया के अंदर से कमाई हो जाए, ठीक है ना, चाहे देश के बाहर से कमाई हो, अगर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो वो हमारे देश की कौन सी इनकम है, नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो मान लो कि हमारे देश के अंदर पिछले, मतलब हमारे देश का, इंडिया का कोई डॉक्टर था, इंडिया का ही रेजिडेंट था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के लिए अमेरिका में गया, सर्विस देकर वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये इंडिया की कौन सी इनकम है? देखो, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर तो पैसा जनरेट नहीं हुआ, लेकिन क्या ये डोमेस्टिक इनकम है? नहीं, ये इंडिया की कौन सी है, नेशनल इनकम, वो इनकम जो इंडिया को बाहर से मिली है। लेकिन कमाई किसने है? कमाई हमारे एक नॉर्मल रेजिडेंट ने है और मेहनत करके कमाई है, ठीक है ना। तो देश की कौन सी इनकम होगी, वो नेशनल इनकम। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि नेशनल इनकम कौन सी इनकम होती है। कोई भी ऐसी इनकम, जैसे अगर हमारी देश का एक हमारा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी कोई बाहर ब्रांच है, अमेरिका में ब्रांच है, और वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो सारा प्रॉफिट, देखो बाउंड्री कहां थी, बाहर थी, तो उनकी डोमेस्टिक होगी। लेकिन हमारे देश की कौन सी इनकम है, नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के एक नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, फैक्टर इनकम है वो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का ही बैंक है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देश के अंदर है, लेकिन वो पैसा बाहर से कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश की क्या है, वो नेशनल इनकम है। या अगर मान लो कि दुबई के अंदर आपका कोई घर है, उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो आप रहते इंडिया के अंदर और आप कमाते भी इंडिया के अंदर,
तो आपको रेंट वहां से मिल रहा है। तो डोमेस्टिक इनकम कौन किसकी होगी? वो दुबई की, क्योंकि उनकी बाउंड्री के अंदर वो अर्न हो रही है। लेकिन हमारे देश की कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम, क्योंकि अर्न एक फैक्टर द्वारा की जाती है और नॉर्मल रेजिडेंट है वो कंट्री का, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी होगी? जो देश की बाउंड्री के अंदर ही अर्न की गई। तो अगर कोई भी मान लो अब एक आपका एक प्लॉट था या आपका एक घर था दुबई के अंदर, तो आपने उससे जो इनकम अर्न की है, क्या वो देश की डोमेस्टिक इनकम है? नहीं, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं अर्न की गई। वो कौन सी है? नेशनल इनकम, क्योंकि कमाई किसके द्वारा गई है? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो ये कंट्री की हमारी बाउंड्री है, ठीक है ना, कंट्री की बाउंड्री है इंडिया की, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी ये होगी। प्लस हमारे देश के ना छोटी छोटी एम्बेसीज हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, इसके अंदर ना एम्बेसीज होती हैं। अब एम्बेसीज क्या होती हैं? अब इंडिया से अगर हमें अमेरिका के अंदर जाना है ना, तो अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अमेरिका को कॉल नहीं किया जाएगा। हर देश की, हर दूसरे देश में एक छोटी छोटी क्या होती है? एम्बेसीज होती है। जैसे इंडिया के अंदर भी ना 190 कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान, सबकी छोटी छोटी एम्बेसीज है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको बाहर इनकी कंट्रीज में जाना है तो इन कंट्री से वीजा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो एम्बेसीज है ना, ये भी एक तरीके से इंडिया के अंदर ही अमेरिका की टेरिटरी है। क्या है? छोटी सी एम्बेसी है दिल्ली के अंदर। देखिए, ये टेरिटरी किसका पार्ट माना जाएगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? अमेरिका की है। इसके अंदर इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। तो डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? एक तो हमारा देश, प्लस जो हमारे देश की, देखो हमारे देश की भी अमेरिका के अंदर क्या होगी? एम्बेसी होगी। अब अमेरिकन को तो भी इंडिया के अंदर आना पड़ता है, तो उनको भी हमारी एम्बेसी से परमिशन लेना। तो हाँ, ऐसे हमारी भी 190 कंट्रीज के अंदर क्या है? एम्बेसीज है। तो वो सारी एम्बेसीज जो होंगी वो हमारे देश का ही क्या होंगी? पार्ट होंगी। हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही क्या होंगी? पार्ट होंगी, ठीक है ना। तो मान लो, अब एक छोटी सी और एग्जांपल देखते हैं, तो बताओ कि नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम। तो मान लो कि अब इंडिया के अंदर एक अमेरिका की क्या है? एम्बेसी है। तो मतलब अमेरिका की टेरिटरी है और यहां पर एक इंडियन काम कर रहा है। मान लो मैं काम कर रहा हूं यहां पर, तो जो मेरे को वो सैलरी मिल रही है, जो मेरे को पैसा मिल रहा है, जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, क्या वो मैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कर रहा हूं? नहीं। आपको लगेगा वो है तो दिल्ली के अंदर, लेकिन ये जो टेरिटरी है ना, एम्बेसी है, ये किसकी? अमेरिका की है। तो ये टेरिटरी भी किसकी मानी जाएगी? अमेरिका की। तो इट मींस ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है? नहीं। ये कौन सी इनकम है? ये नेशनल इनकम है। एक तरीके से हमें बाहर से इनकम मिल रही है, ठीक है ना। तो समझ में है? चलो, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने कि सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब एक इंडियन पर्सन है, ठीक है ना, है वो इंडिया और नॉर्मल रेजिडेंट भी था इंडिया का, उसको ऑस्ट्रेलिया में काम करके सैलरी मिल रही। तो ये बाउंड्री किसकी? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी होगी? डोमेस्टिक। तो हमारी कौन सी होगी? नेशनल इनकम, ठीक है ना। चलो, उसके बाद क्या? सैलरी गिवन टू इंडियन एम्बेसडर इन इंडिया एम्बेसी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की क्या है? एक छोटी सी एम्बेसी है। वहां पर काम कौन कर रहा है? इंडियन एम्बेसडर काम कर रहा है। तो हमारे देश का ही बंदा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे देश की कौन सी इनकम होगी? देखो ध्यान से देखो, टेरिट पाकिस्तान की सिर्फ कंट्री है, लेकिन बाउंड्री टेरिटरी तो इंडिया की है ना। तो इंडियन पर्सन इंडियन टेरिटरी के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो इंडिया की कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से रेंट मिला, तो ये इंडिया की कौन सी इनकम होगी? जनरेट कहां हुई है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका की डोमेस्टिक और हमारी कौन सी होगी? नेशनल। अमेरिकन डॉक्टर गिवन सर्विस इन इंडिया, अमेरिकन डॉक्टर इंडिया के अंदर आया, उसने सर्विस दी, तो मतलब ये इंडिया की कौन सी इनकम होगी? डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि देश की बाउंड्री के अंदर जनरेट की गई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चलो, अब हमारे पास आते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, की किस किस तरीकों से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ना कुछ बेसिक रूल्स हैं आपके पास, 3 रूल आपको समझने पड़ेंगे। देखो, ये तो आपने पहले देखा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, कितनी नई के ऊपर की, और प्लस कितना पुराने को ठीक करवाने के ऊपर आपने पैसा लगाया। तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड आपके पास रूल क्या होता है? मार्केट प्राइस। एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। देखो, मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मार्केट प्राइस। जैसे हम नॉर्मली देखें, हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ना एमआरपी, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस मतलब वो चीज मार्केट में कितने की बिक रही है। जैसे हम देखते हैं कि मैगी है, कुरकुरे है, कोई भी पैकेट है, ठीक है ना, तो उसका जो प्राइस पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि एमआरपी या मार्केट प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो मतलब वो मार्केट में 10 रुपए की चीज बिक रही है। तो उसके अंदर कौन सी कॉस्ट इंक्लूड है? उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब उसको बनाने के ऊपर कितना खर्चा आया,
लेट्स से उसको बनाने के ऊपर कितना खर्चा आया, 8 रुपए, जिसमें सारी फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। लेकिन उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि वो टैक्सेस जो लगते तो किसके ऊपर है, दुकानदार के ऊपर, वो लेता किससे है, कस्टमर से। ठीक है, तो मान लो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी कितने का लगा, 2 रुपए का लगा। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मार्केट में वो चीज कितने की बिकी, 8 रुपए तो उन्होंने अपनी चीज प्रोडक्ट बनाने के लिए, और 2 रुपए किसके लिए, उन्होंने टैक्सेस के लिए। तो टोटल मार्केट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। तो कौन सा कंसेप्ट बड़ा है, मार्केट प्राइस का कंसेप्ट बड़ा है। फैक्टर कॉस्ट मतलब वो चीज को कितने में बनी और कितना उसके ऊपर टैक्स लगा। और कई बार अब क्या होता है कि सरकार ना सब्सिडी दे देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, मतलब कि अगर मान लो किसी चीज के ऊपर 4 रुपए टैक्स है, तो सरकार ने बोला कि 2 रुपए ना हम दुकानदार को वापस कर देंगे, उनके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कि नेट टैक्स कितना देना पड़ा, 2 रुपए ही कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि 4 रुपए दुकानदार पे करेगा, 2 रुपए तो उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, प्लस उसके ऊपर कितना नेट टैक्स लगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कितना टैक्स था और कितना सरकार ने अगर कोई सब्सिडी दे रखी है या नहीं दे रखी। ठीक है ना, चलो थर्ड हमारे पास क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे बनती है, देखो नेशनल देश की इनकम, डोमेस्टिक कितना ही देश के अंदर जनरेट हुई, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा देश के बाहर से आया, वो भी नेट। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। मतलब देखो नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, तो एक तो जितना पैसा देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अर्न हुआ डोमेस्टिक, ठीक है ना, वो होगा, प्लस कितना पैसा देश को बाहर से आया। बाहर से आया मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम, मतलब 500 करोड़ रुपए बाहर से, बाहर जो फैक्टर्स थे वो बाहर से लेकर आए, और मान लो 400 करोड़ रुपए हमने दिया भी था बाहर, तो नेट कितना आया, नेट 100 करोड़ ही आया ना। तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम मतलब क्या होगा, कितना पैसा देश के अंदर कमाया गया नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, प्लस कितना पैसा देश के बाहर से कमाया गया और उसकी नेट वैल्यू, मतलब कितना उन्होंने कमाया कितना उन्होंने दिया। ठीक है ना, चलो तो ये 3 बेसिक रूल है। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस किसी चीज का कैसे बनेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेशनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो अब हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, देश की इनकम। ठीक है ना, तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनएनपीएफसी। देखो एनएनपीएफसी इसका मतलब क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो इसमें ना इन तीनों चीजों का ही या क्या किया गया, यूज किया गया। और डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको दिया हुआ जीडीपी एमपी और हमें निकालना होता है एनएनपीएफसी। देखो जीडीपी एमसी, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए तो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस दे रखे और हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर को। हमें क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दे दिया जाएगा और हमें क्या निकालना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। तो हमें पता है 3 बेसिक फॉर रूल्स है हमारे पास, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन मार्केट प्राइस और एनपी वाला। तो इन फॉर्मूलों को यूज करके ना हमें इस चीज को निकालना पड़ेगा कि हमें ग्रॉस जीडीपी में से क्या प्लस और माइनस करें कि हमारे पास एनएनपीएफसी आ जाए। देखो सबसे पहले हमारे पास चीज क्या है, ग्रॉस। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है, जीडीपी एमपी दे रखा है उससे नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए देखो ग्रॉस आपको दे रखा है और आपको नेट निकालना है, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा। अब सिंपल देखो कि बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, ग्रॉस है कि नेट है, ग्रॉस बड़ा कंसेप्ट है। अब बड़े से किस पे जाना है, छोटे पे जाना है, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो ग्रॉस से नेट पे पहुंच गए। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन दे रखा है, मतलब देश के अंदर निकालना कौन सी है, नेशनल प्रोडक्शन। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन दे रखी है, ध्यान से देखो डोमेस्टिक दे रखे है लेकिन निकालना कौन सा है, नेशनल। तो छोटे कंसेप्ट से बड़े कंसेप्ट पे जाना है, नेशनल देश की निकालनी। क्या कर दूंगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि डोमेस्टिक दे रखी है
ठीक है ना, उसमें क्या प्लस कर दूंगा, NFIA, तब जाके क्या आ जाएगा मेरे पास, NP। तो डोमेस्टिक दे दी, नेशनल पे पहुंचने तो मेरे को क्या प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मेरे को मार्केट प्राइस दे दिया और मेरे को निकालना फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस दे दिया मेरे को किसी चीज का, मेरे को FC निकालना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDP MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, नेट फैक्टर इनकम प्लस करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, NNP FC निकल कर आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास एक बेसिक रूल थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने। और 3 मेथड है हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलो, तो सबसे पहला मेथड कौन सा हमारे पास, वैल्यू एडिशन मेथड। देखो वैल्यू एडिशन मेथड क्या बताता है कि एक साल के अंदर देश के अंदर कितनी वैल्यू एडिशन की जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। वैल्यू एडिशन मतलब कितना वो नया पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वही देश की क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। जितने भी छोटे बड़े प्रोड्यूसर जो होंगे वो कितना पैसा देश के अंदर जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, और उसी को क्या बोलेंगे, टोटल करके क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है ना, लेकिन जब हम ऐसे कैलकुलेट करते थे ना तो एक प्रॉब्लम आती थी विच इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इसका मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे पूछा जाता है। देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है जब हम सेम चीज को ना बार बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम चीज को बार बार, एक वैल्यू अपने एक बार रिकॉर्ड कर ली लेकिन स्टिल बार बार उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ये क्यों अराइज होती है, क्योंकि हम ये डिफरेंट नहीं फाइंड मतलब ये डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते कि कौन सा गुड फाइनल है और कौन सा गुड क्या है, इंटरमीडिएट है। कौन सा गुड फाइनल है और कौन सा गुड क्या है, इंटरमीडिएट है। जब हम ये डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते ना, तभी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो अब मान लो कि गवर्नमेंट ने या किसी ने भी आपको बोला कि भाई देश की हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी, तो किससे करो, वैल्यू एडिशन से करो। तो मान लो कि देखो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो जो वो चीज बेच रहा है उसके लिए वो फाइनल है, लेकिन जो उसको खरीद रहा है उसके लिए वो क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक किसान था, उसने एक वीट पैदा करी, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, उसने वीट पैदा करी, तो उसने उसको कितने में रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया। किसको बेच दिया, आगे वीट फ्लोर वाले को, चक्की वाले को, जो उससे आटा तैयार करेगा। अब किसान के लिए वो कौन सा गुड है, फाइनल, लेकिन वो चक्की वाले के लिए जिसने उससे आटा बनाना है उसके लिए कौन सा गुड होगा, वो इंटरमीडिएट। अब उसने उस आटा बनाकर वीट से, ठीक है ना, आटा बनाकर उसने क्या किया, उसने उसको 300 रुपए में आगे सेल कर दिया। तो चक्की वाले के लिए वो 300 रुपए कौन सा गुड होगा, फाइनल होगा। लेकिन जब उसको किसने खरीदा, उसको खरीदा बिस्कुट मैन्युफैक्चरर वाले ने, उसके लिए वो कौन सा होगा, उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है ना, तो आगे उसने उसको खरीदा और उसको आगे कितने में बेच दिया, 600 रुपए में बेच दिया, किसको, रिटेलर को। अब वीट जो बिस्कुट मैन्युफैक्चरर था उसके लिए वो 600 रुपए वाली चीज क्या होगी, फाइनल, क्योंकि उसकी फाइनल सेल थी। ठीक है, लेकिन रिटेलर के लिए क्या होगी, वो इंटरमीडिएट, क्योंकि रिटेलर ने अभी बिस्कुट को दुकान में रखा है। अब उसने उस 1000 रुपए में उस बिस्कुट को किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया। तो अब रिटेलर के लिए भी कौन सी सेल है, फाइनल सेल है, और कस्टमर के लिए भी फाइनल कंजम्पशन है। ठीक है ना, तो अब हुआ क्या कि जब आप वैल्यू आप चेक करने गए कि भाई देश के अंदर कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, तो किसान ने क्या बोला कि भाई 100 रुपए की मैंने वैल्यू जनरेट करी है, क्योंकि मैंने वो चीज 100 रुपए की बेची है तो मैंने कमाया। अब व्हीट फ्लोर वाले ने क्या बोला कि मैंने 300 की बेची है, मैंने कमाया, मैंने 300 वैल्यू ऐड करी। और इसने क्या बोला, बिस्कुट वाले ने, कि मैंने 600 रुपए की बेची है तो मैंने 600 वैल्यू ऐड करी। ठीक है ना, और रिटेलर ने क्या बोला कि भाई मैंने 1000 की बेची है तो मैंने 1000 पे वैल्यू ऐड करी। तो कितने की जीडीपी बन गई, 2000 करोड़ के। 2000 करोड़ की प्रोडक्शन हुई है देश के अंदर, नहीं हुई, प्रोडक्शन तो इतनी नहीं हुई। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि हम सेम चीज को बार बार इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए वो फाइनल है और किसी के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट है। तो हम फाइनल सेल कैलकुलेट करने जा रहे थे, तो किसान ने बोला कि भाई मैंने 100 करोड़ रुपए की जीडीपी, मैंने इतने गुड्स प्रोड्यूस किए 100 करोड़ के। चक्की वाले ने क्या बोला कि मैंने 300 करोड़ के किए, बिस्कुट वाले ने क्या बोला, मैंने 600 करोड़ के किए, रिटेलर ने बोला मैंने 1000 करोड़ की सेल करी है। तो टोटल तो 2000 करोड़ की सेल हुई है, लेकिन वैल्यू, नई वैल्यू कितनी क्रिएट हुई है, तो नई वैल्यू तो पता नहीं ना। तो इसी का सॉल्यूशन था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का, या तो आप फाइनल सेल इंक्लूड करो या वैल्यू एडिशन करो। वैल्यू एडिशन मेथड मतलब आप देखो कि हर व्यक्ति कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब देखो किसान ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 100, 0 रुपए की चीज थी,
पैदा करी उसने, उसने 100 रुपए की उसको बेचा, तो उसने कितनी नई वैल्यू क्रिएट करी, 100 रुपए। आगे उसने वो 100 की चीज 300 में बेची है। देखो, आगे उसने वो 100 की बेची और वो 100 की चीज चक्की वाले ने 300 में बेची, तो चक्की वाले ने नई वैल्यू कितनी जनरेट करी है, उसने सिर्फ 200 रुपए जनरेट किए ना, क्योंकि जो उसने 300 की बेची है उसमें 100 पुराना किसान वाला और 200 उसका, वो इंक्लूड है। तो हम देखेंगे नया कितना जनरेट हुआ, नया तो 200 जनरेट हुआ। अब बिस्कुट वाले ने कितना जनरेट किया, बिस्कुट वाले ने 300 जनरेट की। आगे रिटेलर ने कितना जनरेट किया, रिटेलर ने 400 जनरेट किया। तो वैल्यू एडिशन के हिसाब से हम देखें तो कितनी वैल्यू ऐड हुई है, 100 रुपए किसान ने करी, 200 रुपए चक्की वाले ने करी है, 300 रुपए बिस्कुट वाले ने करी है और 400 रुपए किसने करी, रिटेलर ने करी है। तो टोटल कितना हो गया, 1000। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन या एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, सिर्फ 1000 करोड़ की। या तो हम वैल्यू एडिशन मेथड्स को देख सकते हैं या सिंपल देखें फाइनल सेल को किसने करी है, फाइनल सेल किसने करी, रिटेलर ने, तो उसके बाद तो किसी और ने वैल्यू जनरेट नहीं करी। तो या तो आप फाइनल सेल देख लो, तो फाइनल सेल कितने की थी, 1000 करोड़। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, जब हम सेम चीज को दो बार इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फाइनल और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते। और इसका सॉल्यूशन क्या है, फाइनल सेल मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। चलो, तो जब भी हम ना वैल्यू एडिशन मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं। क्या, देखो सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो एक बार इंक्लूड हो चुके हैं, तो बार बार इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड गुड्स बेचे हैं और उससे आपको कमीशन मिली है, तो वो कमीशन तो आपके लिए नहीं है ना, उसको इंक्लूड करेंगे जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे। अगर कोई गुड ना किसान ने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, या हमने कोई बिस्कुट सेल्फ कंज्यूम कर लिया, मान लो कोई दुकानदार था, कुछ सामान उसने खुद खा लिया और कुछ बेच दिया, तो जो उसने वो सेल्फ कंज्यूम कर लिया, कि उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि अगर वो खुद ना खाता तो बाहर से कहीं परचेज करता तो वैल्यू तो जनरेट हुई ना, लेकिन उसने खुद कंज्यूम कर लिया, यानी पैसा बचा लिया, तो वो भी वैल्यू इंक्लूड होगी ही होगी, सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स। और फाइनल गुड्स इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट नहीं करेंगे। हमेशा कौन सा करेंगे, फाइनल। जो चीज अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है उसको क्यों, क्योंकि अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। और इम्प्यूटेड रेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ना, उसकी एक रेंट की वैल्यू, चाहे वो घर हमारा खुद का ओन्ड है, लेकिन उसकी एक रेंट की वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। और एक होता है सेल्फ सर्विस। देखो सेल्फ सर्विस, अगर कोई सर्विस हम खुद सर्विस कंज्यूम करते हैं, गुड्स कंज्यूम करेंगे उसको तो इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर खुद अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है तो वो इंक्लूड तो करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू जनरेशन हुई है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ सर्विस कंजप्शन जो होती है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जब आप वैल्यू एडिशन मेथड करोगे, ठीक है। चलो, देखो अब वैल्यू एडिशन मेथड का मतलब क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करो। तो आपको क्या दिया हुआ, जीडीपी एमपी। देखो जब भी वैल्यू एडिशन मेथड करेंगे ना, तो उससे क्या निकलेगा हमारे पास, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब कितना सामान बनाया माइनस वो सामान कितने का आपने खरीदा था। मान लो आपने 1,00,000 करोड़ की सेल करी और 600 करोड़ का वो सामान खरीदा था, तो कितनी वैल्यू ऐड करी आपने, 400 करोड़। तो यही होगी देश की जीडीपी एमपी, कितना देश के अंदर आपने प्रोडक्शन करी है। तो वैल्यू एडिशन का मेथड क्या है, नेशनल इनकम आप वैल्यू एडिशन मेथड से कैसे निकालोगे, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी से जब भी आप वैल्यू एडिशन मेथड करोगे, आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो, मतलब कितने आपने आउटपुट जनरेट करी है। तो एक तो क्या होगा, सेल्स, कितने का सामान आपने बेचा, प्लस कितना आपके पास अभी स्टॉक पड़ा है। तो मान लो 1,000 करोड़ का सामान बेच दिया और 200 करोड़ का स्टॉक पड़ा, तो यानी आपने कितनी वैल्यू आउटपुट जनरेट करी, 1200 करोड़। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कितने का आपने रॉ मटेरियल उसको बनाने के लिए खरीदा। तो मान लो आपने 1200 करोड़ की सेल करी, 1000 की सेल, और 200 करोड़ का आपके पास स्टॉक पड़ा, तो 1200 करोड़ की आपने वैसे आउटपुट जनरेट करी और 600 करोड़ का रॉ मटेरियल परचेज किया था, तो कितनी वैल्यू जनरेशन करी है, 600 करोड़ जनरेट करी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक वैल्यू एडिशन का क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने इसको कैसे करना, ठीक है ना। देखो क्या है हमारे पास, फाइंड जीडीपी-एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हमें इस चीज को पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन मेथड से आपके पास सबसे पहले क्या निकलेगा। वैल्यू एडिशन मेथड से हमें पता है कि जीडीपी एमपी निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल देखें कि हमारे पास क्या है। देखो हमें दे रखा है सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी, कि फर्म ए ने फर्म बी को सामान की, तो फर्म ए की वो सेल हो गई और फर्म बी की वो क्या हो गई, परचेज। परचेज ऑफ फर्म ए ने कितना खरीदा, 5,000 का,
और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मटेरियल टू फर्म ए, मतलब कितना सामान अभी भी बिका नहीं है 3000 का। डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म बी, एक्सपोर्ट बाय फर्म बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। सबसे पहले जब भी आप जीडीपी एमपीए वैल्यू एडिशन मेथड से क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले आप उसका एक बेसिक फार्मूला उतार लो, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर मतलब कितना का सामान आपने प्रोड्यूस किया, और दो फर्म्स हैं तो पहले हम फर्म ए की बात करेंगे। फर्म ए ने कितने का सामान प्रोड्यूस किया, तो देखो 10,000 करोड़ का तो उसने सेल करी थी, प्लस उसके पास ना कुछ अनसोल्ड स्टॉक था, यानी 3,000 करोड़ का उसके पास सामान बचा हुआ था। तो 13,000 करोड़ का उसने आउटपुट जनरेट करी थी, और उसने फर्म ए ने कितने का सामान रॉ मटेरियल खरीदा था, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने की थी, 5,000 की। तो बेसिकली 13,000 माइनस 5,000, तो उसने कितने की वैल्यू जनरेट करी है, 8,000 रुपए। ठीक है ना, करोड़ में लिखते हैं, 8,000 लिखते हैं। अब बात किसकी करेंगे, फर्म बी की। तो फर्म बी ने कितने वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितनी आउटपुट जनरेट करी, तो देखो हमें दे दिया डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म बी, मतलब फर्म बी ने देश के अंदर कितना सामान बेचा, 11,000 का, और फर्म बी ने देश से बाहर एक्सपोर्ट कितना किया, 10,000 का। तो हम टोटल जनरेट करेंगे, टोटल तो उसने कितने की वैल्यू जनरेट की होगी, 21,000 रुपए की। 11,000 देश के अंदर बेचा और 10,000 बाहर बेचा। ठीक है ना, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेल। तो एक चीज याद रखना, अगर हमें अकेला सेल दे दिया जाए, इस फर्म बी ने कितने की सेल करी है, लेट्स से 20,000 की, और हमें एक्सपोर्ट भी दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर हमें एक्सपोर्ट को कोई लेना देना है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर सेल दे दिया मतलब हम मानेंगे टोटल सेल, चाहे देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है। लेकिन अब हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि देश के अंदर कितने की सेल थी, 11,000 की, और देश के बाहर कितने की सेल है, 10,000 की। तो टोटल सेल कितनी होगी, 21,000 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा था। तो हमें क्वेश्चन के पहले पार्ट में बता दिया कि सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी, तो फर्म बी की परचेज कितनी है, 10,000। तो इट मींस इतने कितने की वैल्यू जनरेट करी है, 11,000। तो जीडीपी एमपी हमारे पास कितना आ गया, टोटल आ गया हमारे पास 11,000 प्लस 8,000, यानी कि 19,000। कितना आ गया जीडीपी एमपी, 19,000। अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था जीडीपी एफसी। देखो जीडीपी एमपी से आपको जीडीपी एफसी बनाना है, जीडीपी एफसी तो ग्रॉस से ग्रॉस वो है, डीपी से डीपी है। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, मार्केट प्राइस से, देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने पड़ेंगे इस मार्केट प्राइस में से, माइनस एनआईटी। तो एनआईटी कितना था, 500 का। तो अगर मैं 500 इसमें से माइनस कर देता हूं, तब जाके मेरे पास क्या रहेगा, 18,500 जीडीपी एफसी। चलो, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड एनडीपी एमपी। तो सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन मार्केट 10,000। देखो हमने क्या निकालना है, एनडीपी एमपी। हमें पता है कि वैल्यू एडिशन मेथड है, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने की वैल्यू जनरेट की गई है, यानी कितना सेल्स हुआ, मतलब कितना प्रोडक्शन की गई। देखो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन मार्केट। फार्मर ने मार्केट के अंदर कितने का सामान बेचा, 10,000 रुपए। तो सेल कितने की करी है, 10,000 की। प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट फ्रॉम फार्मर बाय गवर्नमेंट की 5,000 रुपए का सामान जो था, देखो 10,000 की व्हीट फार्मर ने क्या कर दी, मार्केट में बेच दी। 5,000 की उससे सरकार ने क्या कर ली, प्रोक्योर कर ली, मतलब सरकार ने खरीद ली। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी जनरेट की होगी फार्मर ने बाहर माल बेचा है 10,000 का, ठीक है ना, 5,000 गवर्नमेंट ने उठा लिया, तो ये भी आउटपुट जनरेट तो करी होगी ना उसने। और सेल्फ कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय फार्मर, और 2,000 की फार्मर ने खुद सेल्फ कंजप्शन कर ली। तो सोच के देखो टोटल फार्मर ने कितनी वैल्यू जनरेट या कितनी व्हीट पैदा की होगी, 10,000 उसने मार्केट में बेच दी, 5,000 उस गवर्नमेंट ने उठा ली, और 2,000 उसने सेल्फ कंज्यूम। तो 17,000 रुपए की व्हीट फार्मर ने जनरेट करी होगी, जिसमें से 10,000 मार्केट में, 5,000 गवर्नमेंट ने और 2,000 सेल्फ कंज्यूम कर ली। ठीक है ना। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट मतलब देश के अंदर से कितना रॉ मटेरियल खरीदा, 8,000 का। और परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम अमेरिका से कितने के फर्टिलाइजर खरीदे हैं, 2,000। देखो डोमेस्टिक मार्केट आपको ऑलरेडी दे दिया, मतलब देश के अंदर,
तो आपको पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि देश के अंदर से कितना खरीदा 8,000 और देश के बाहर से कितना फर्टिलाइजर खरीदा 2,000 का, यानी कि इंटरमीडिएट जो ये वीट को पैदा करने के अंदर लिए कितना रॉ मटेरियल लगा 8,000 प्लस 2,000, ठीक है ना। और परचेज ऑफ ट्रैक्टर, हाँ इस चीज को ध्यान से देखो, देखो उन्होंने क्या बोला, ट्रैक्टर कितने का परचेज किया, ट्रैक्टर परचेज कितने का किया 20,000 का। अब क्या ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, देखो ट्रैक्टर है, क्या वो उसने सिर्फ इस जो वीट पैदा करी और वो ट्रैक्टर पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया होगा, नहीं, ट्रैक्टर को तो यूज किया होगा ना इस वीट को पैदा करने के लिए। तो क्या ये रॉ मटेरियल था, नहीं था। तो क्या ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा, नहीं, इंटरमीडिएट कंजप्शन में सिर्फ क्या आता है, रॉ मटेरियल्स आते हैं कि इस चीज को, इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए उन्होंने कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 17,000 माइनस 10,000, बेसिकली उन्होंने 7,000 रुपए की वैल्यू क्या की, एडिशन करी। जीडीपी एमपी कितना था 7,000, ट्रैक्टर सिर्फ जो उन्होंने खरीदा था वो सिर्फ उन्होंने उससे यूज करके वैल्यू जनरेट करी। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनडीपीएमपी नेट। तो जीडीपीएमपी दे दिया हमें, जीडीपीएमपी कितना दे दिया हमें 7,000, हमें उससे क्या निकालना है, हमें उससे निकालना है एनडीपीएमपी। अब एनडीपीएमपी निकालना है हमें उससे, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि आपको डीपी और डीपीएमपी दे दिया वो तो सेम ही है। आपको ग्रॉस मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको नेट पे निकालना है, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रखा। तो ध्यान से देखो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, एसेट के ऊपर। और ट्रैक्टर कितने का था, एसेट, ट्रैक्टर क्या होगी, एसेट फार्मर के लिए, और उसका लाइफ स्पेन कितना है 10 साल, तो वो ट्रैक्टर 10 साल चलेगा, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी 20,000, पूरे 10 साल चलेगा ना, डिवाइड बाय 2, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी 2,000। तो 7,000 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं 2,000, तो एनडीपीएमपी कितना आ गया 5,000। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, वैल्यू एडिशन के बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। देखो वैल्यू एडिशन मेथड आपने देख लिया, इनकम मेथड देखेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है। देखो इनकम मेथड का मतलब क्या होता है कि या तो हम वैल्यू एडिशन से निकाल लेंगे भाई कितना जनरेट किया, कितना पैसा जनरेट किया नया वैल्यू एडिशन देश के अंदर, उससे नेशनल इनकम निकल जाएगी। नहीं, नेशनल इनकम कैसे निकल जाएगी, इनकम, क्योंकि जो वैल्यू जनरेशन की है उन्होंने वो एक्चुअल में किसके अंदर बंटेगी, वो फैक्टर्स के अंदर ही बांटेंगे ना। वो अगर किसान ने या किसी ने भी 10,000 की चीज 15,000 में बेची है, तो जो 5,000 उसने कमाया खुद तो रखेगा नहीं, फैक्टर्स में मांगे, और खुद भी रखे तो वो एंटरप्रेन्योर है, वो भी फैक्टर ही है, ठीक है ना। तो इनकम मेथड में क्या करेंगे, इट इंक्लूड ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि चाहे हम ये बोल लें कि 15,000 की चीज 10,000 की कितनी वैल्यू जनरेट करी 5,000, और ये 5,000 किन में बंटेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही बंटेगा, रेंट, वेजेस और सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों के रूप में बंटेगा, ठीक है ना। तो इन चारों को प्लस करके हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो चाहे इस तरीके से निकाल लें, चाहे इन चारों को प्लस करके निकाल लें, आंसर तब भी सेम ही आएगा। तो इनकम मेथड क्या बताता है कि भाई इन चारों को इनकम कितनी मिली है, ठीक है ना। चलो, तो प्रिकॉशन क्या यूज करेंगे जब नेशनल इनकम को, देखो ओल्ड एज पेंशन, ट्रांसफर्स इनकम ये इंक्लूड नहीं करेंगे, इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम हुई है ये नहीं करेंगे, जो रेंट उसको इंक्लूड करेंगे, सेकंड हैंड गुड को बेचकर जो कमीशन हुई है उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स पे कर दिया, देखो इनकम टैक्स तो सैलरी और वेजेस से ही दिया होगा, एक बार सैलरी को इंक्लूड कर लिया तो इनकम टैक्स को इंक्लूड करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। चलो, तो अब इनकम मेथड से हमारे पास क्या निकल कर आता है, एनडीपीएफसी। जैसे वैल्यू एडिशन से क्या निकलता था जीडीपीएमपी, इनकम मेथड से क्या निकलेगा एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो सिंपल सी बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं 4। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है, हम मान के चलते हैं कौन सा होता है, लेबर। तो लेबर को क्या दिया जाती है, उसको दी जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या तो सैलरी दी जाएगी, जो लोग दिमाग की मेहनत करते हैं सिटिंग जॉब, ठीक है, जो शारीरिक तौर पे करते हैं या जो डेली वेजेस के ऊपर होते हैं उनको वेजेस दी जाती है, या कैश में दी हो या काइंड में दी, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और पेंशन। देखो पेंशन कौन सी, ओल्ड एज पेंशन नहीं, रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन भी एक तरीके से क्या है, फैक्टर की पेमेंट है, क्योंकि 30 साल एक व्यक्ति ने उस एरिया के अंदर सर्विस दी है ना, तो उसको जो पैसा दे रहे हैं वो उसकी सर्विस का पैसा है, वो उसकी इनकम है, फैक्टर इनकम है। और एक चीज होती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कुछ पैसा, कुछ हमें सैलरी दी जाती है और कुछ पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रा, जो हमें फ्यूचर में जाके 30 साल बाद या 40 साल बाद एम्प्लॉय को मिलता होता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या करेंगे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या हुआ, रेंट। तो लैंड वाले को क्या दिया था, रेंट,
या कई बार ना हम कोई पेटेंट्स वगैरह किसी का नाम यूज करते हैं तो उसको क्या देते हैं, रॉयल्टी। कैपिटल वाले को क्या दिया था, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ने खुद क्या रखा था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को आगे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। देखो प्रॉफिट है, मान लो आपको प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट को क्या करोगे, या तो आप बांट दोगे मतलब डिविडेंड, कुछ पैसा रख लोगे, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जब आप प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हो, और कुछ आप सरकार को किसके रूप में दे दोगे, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में दे दोगे, ठीक है ना। और बचा हुआ आपके पास कुछ पैसा आप हम रख लेते हैं, जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट है ना उसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं हम, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, देखो अब 4 चीजें तो होगी, 4 फैक्टर्स तो होगी, लेकिन सोच के देखो कुछ लोग होते हैं देश के अंदर ऐसे जो सेल्फ काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्होंने अपने आप को काम दिया था, वो इन चारों फैक्टर्स में नहीं आते। तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कौन से लोग हैं, आपने देखा होगा कुछ प्लम्बर्स होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं जिनको हम वैसे बुलाते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, वो ना तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर होते हैं, वो किसी के अंदर नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन तीनों से जो इनकम होती है वो हमारे देश की क्या होती है, नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो 3 चीजें आती है हमारे पास इनकम मेथड के अंदर, जिससे एनडीपीएफसी निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि फाइंड क्या करना है हमें, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है आपको। और आपको सैलरी वेजेस दी हैं तो आप साथ के साथ याद करोगे कि भाई ये कौन सा मेथड, ये एक तरीके से हमें इनकम्स दे रखे हैं, फैक्टर इनकम दे रखी है, तो हम इसमें इनकम मेथड लगाएंगे, और इनकम मेथड में हमारे पास क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। तो उसमें 3 चीजें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, यानी वो पैसा जो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आएगा, सैलरी, वेजिस, ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आएगा, सैलरी 10,000 की, वेजिस 5,000 की। अच्छा ये याद रखना, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, इंप्लॉई का नहीं, क्योंकि इंप्लॉई का ऑलरेडी सैलरी में क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। तो इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ना उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। चलो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर यही चीजें होती है हमारे पास, सैलरी कितनी दी है, वेजेस, रिटायरमेंट, पेंशन कुछ वगैरह, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या होता है, हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें से लेबर को हमने दे दिया सैलरी वगैरह दे दी, बचे कितने, 3। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में वो 3 आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, रेंट। तो रेंट कितना था, 10,000। उसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट। तो देखें क्या इंटरेस्ट है हमारे पास, नहीं इंटरेस्ट नहीं। और फिर क्या आता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें दे दिया कितना, 4,500। देखो अब हमें प्रॉफिट भी दे दिया और हमें डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स ये भी दे दिया। तो जब आपको प्रॉफिट ही दे दिया कि भाई इंटरप्रेन्योर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसके बाद उसने उसको कैसे बांटा, उसकी हमें कोई जरूरत है, नहीं जरूरत है। अगर आपको प्रॉफिट ना दिया होता यहाँ पर, फिर हम करते कि भाई प्रॉफिट इन तीनों को मिलाकर बनता है, तो हम इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट बना देते। लेकिन जब आपको एक बार प्रॉफिट ही दे दिया ना, तो इन दोनों चीजों की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कर लिया आपने। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कितनी थी, 6,000। तो व्हाट इज द आंसर, तो 10,15,000 प्लस 14,500 प्लस 6,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 35,500, ठीक है ना। और ये क्या निकल कर आया, एनडीपीएससी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमें नेशनल निकालनी है यानी कि एनएनपीएससी। तो एन से एन पे जाना कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है। तो क्या प्लस करना पड़ेगा हमें प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, कितना पैसा बाहर से आया, ठीक है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएनपीएफसी 35,500। अब हमें क्या दे रखे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान देना, टू अब्रॉड दे दिया हमें। टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि पैसा आया नहीं, पैसा गया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब पैसा आया, टू अब्रॉड मतलब पैसा नेट क्या हुआ है, गया है। हमें 500 इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आंसर विल बी 35%, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकालना है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस। जीडीपीएमपी दे दिया, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस सिंपल, एनडीपीएमपी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, आपको ये निकालना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, एनडीपीएफसी की, लेकिन हमें दिया क्या पड़ा है, जीडीपीएमपी। क्या दे दिया उन्होंने, जीडीपी
एमपी। तो हमें क्या निकालना है, एनडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी कितना था, जीडीपी एमपी विल बी 60,000। तो हमें ग्रॉस से सबसे पहले नेट पे जाना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितनी थी, 5,000। डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो नोट नहीं है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 6,000। तो मार्केट प्राइस बड़े कंसेप्ट से छोटे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 49,000। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया, 49,000। अब हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया कितना, 23,000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है, और मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कितना दे दिया, 5,000। देखो आपको एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, प्रॉफिट, सैलरी, आपको इसका कोई लेना देना नहीं, हमें सिंपल अपने क्वेश्चन के ऊपर पहुंचना है। 49,000 इज इक्वल टू 28,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आंसर विल बी, ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 49,000 माइनस 28,000। तो आंसर विल बी 21,000। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया, 21,000। चलो, तो आखिरी थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा है इसको निकालने का, नेशनल इनकम को, एक्सपेंडिचर मेथड। देखो अब वैल्यू एडिशन कितनी करी, ठीक है ना, जितनी वैल्यू एडिशन करी वो पैसा सारा क्या होगा, फैक्टर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके रूप में, रेंट, वेजिस के। अब फैक्टर्स को क्या करेंगे, खर्चेंगे। तो या तो हम कितनी वैल्यू एडिशन करी उससे निकाल लेंगे, या कितना इनको पैसा मिला उससे निकाल लेंगे, या कितना पैसा इन्होंने खर्चा उससे निकाल लेंगे। नेशनल इनकम तो एक ही निकलेगी ना। तो एक्सपेंडिचर मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ने एक साल में कितना किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके प्रिकॉशंस क्या है कि देखो सिर्फ फाइनल लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे। और अगर कोई सेल्फ कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर किया उसको इंक्लूड करेंगे, यस करते हैं। और अगर कोई शेयर्स, बॉन्ड्स, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, देखो ये इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर नहीं है ताकि दूसरे की इनकम बने, तो इसके देश की इनकम को कोई फायदा नहीं बनता, तो ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना। तो जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड करते हो ना, उससे आपके पास क्या निकल कर आता है, जीडीपी एमपी। क्या निकल कर आता है आपके पास, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब कितने, देखो कौन कौन खर्चा करेगा, हम लोग कंजप्शन, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, और बाकी क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या करेंगे, या तो नेट एक्सपोर्ट होगा या नेट इंपोर्ट्स होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपके पास जीडीपी एमपी निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, चार चीजों को प्लस करके, कितना हाउस होल्ड सेक्टर ने फाइनल कंजप्शन किया, कितना गवर्नमेंट ने कंजप्शन किया फाइनल, कितना प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, और कितना एक्सपोर्ट्स या नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या नेट इंपोर्ट्स। देखो अगर एक्सपोर्ट्स होगा तो खर्चा किए वो प्लस होगा, लेकिन अगर इंपोर्ट्स हुए मतलब खर्चा, पैसा बाहर गए, तो उससे देश की इनकम कम हुई है, तो वो क्या कर देंगे, नेट इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ना, देखो प्रोड्यूसर है वो दो तरीके खर्चा करेगा, ये याद रखना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब प्रोड्यूसर जो है वो दो तरीके खर्चा करेगा, एक तो फाइनल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर प्लस चेंज। देखो फाइनल मतलब क्या होता है, या तो एक बड़ी बड़ी मशीन्स के ऊपर खर्चा करेगा, या जो वो रॉ मटेरियल वगैरह उसके ऊपर खर्चा करेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों को मिलाकर बनता है, फाइनल कितना उसने बड़ी बड़ी एसेट्स के ऊपर खर्चा किया, और कितना उसने स्टॉक रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया। तो इट ऑल्सो कॉल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसको भी आगे दो पार्ट्स, फाइनल एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, कि कितना उसने फिक्स्ड कैपिटल में फॉर्मेशन किया और कितना उसने स्टॉक में फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। तो याद रखना, जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से चार तरीकों से निकलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स, ठीक है ना। चलो तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। हमने क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। हमें एक्सपेंडिचर दे दिया, तो हमें साथ के साथ हमने ध्यान में रखना है कि हमें किस चीज के बारे में बोला गया है, हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो हमारे पास चार एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या तो नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। तो अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे दिया, नहीं दे दिया, दे दिया, कितना दे दिया, 20,000 करोड़। गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, फाइनली कितना कर दिया, 12,000 करोड़। अच्छा उसके बाद आपको क्या दे दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक तो फिक्स एसेट्स के ऊपर और दूसरा स्टॉक के ऊपर। तो आपको सिंपल टोटल नहीं दिया, आपको फिक्स दे दिया। तो फिक्स कितना दे दिया, 40,000। तो अब आपको देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल के ऊपर कितना,
तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 10,000, ओपनिंग स्टॉक कितना था 15,000। तो जो चेंज इन स्टॉक होता है वो कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कि आपने 15 खरीदा था, 10 ही बचा, तो 10,000 माइनस 5,000, तो आपके पास कितना आ गया, -5,000। और चौथा आपके पास क्या आएगा, फोर्थ आएगा आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स कितने थे, 4,000। तो टोटल जीडीपी एमपी आपके पास कितना आ गया, जीडीपी एमपी विल बी 32 + 40 72 -5, ये हो गया आपके पास 67 + 4 71,000। तो जीडीपी एमपी विल बी 71,000 करोड़। लेकिन निकालना क्या आपको, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, मतलब बड़े से छोटे पे जाना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखो देखो दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो 5,000 माइनस करते हैं। डोमेस्टिक है, उससे नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक से छोटे से बड़े पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन हमें कौन सी दे रखी है, टू अब्रॉड। तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस, और साइन ना हमें माइनस का ही दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, साथ में साइन माइनस का ही लेंगे, ठीक है ना, साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दे दिया, मार्केट प्राइस, और हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे तो उसको जीरो मान लेंगे। व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 71 में से 5 माइनस किया कितना आया, 66, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +4,000, तो आंसर विल बी 70,000। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 70,000। चलो, तो उसके बाद अगला हमारे पास क्या है कि फाइंड क्या करना है, सिंपल जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना है। इसको हम एक बार रब कर देते हैं। देखो क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एमपी, ठीक है ना। तो हमें पता है जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना है, और एक्सपेंडिचर मेथड से तो 4 तरीके खर्चे, एक कौन करेगा, कंजप्शन, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस या तो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स। तो देखो एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन फूड आइटम्स, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, कितना उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। गवर्नमेंट का खर्चा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो ये किसका, फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑफ मशीनरी बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने मशीन के ऊपर कितना खर्चा किया, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। और एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल कितना था, 6,000। सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की बजाय हमारे पास क्या है, इंपोर्ट्स है, तो वो प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस, क्योंकि ये खर्चा बाहर के देश में किया गया, तो इसने हमारे प्रोडक्शन को कम किया। तो नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, 10 30 30 + 30 60 - 4, इट विल बी 56,000। तो जीडीपी एमपी हमारे पास कितना आया, जीडीपी एमपी हमारे पास आया 56,000। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, ये हमारे पास मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड।